मित्रों नमस्कार। मैं अपने ऑडियो पॉडकास्ट में उसान एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मित्रों आज हम सब बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में और प्रस्तावना के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि जो हमारे विद्यार्थी जीवन में भी और साथ ही साथ जो सिविक्स होता है, जब सिविल तरीके से रोज़ दिनचर्या की फॉलो किया जाता है और रोज़ जब जिन समस्याओं से हम लोग दो चार होते रहते हैं उनसे जागरूक होने के लिए उनके एवज में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उद्देशिका को पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमारे प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है, शब्दशः हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एवं इसको हम इंग्लिश में भी एक बार से पढ़ लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो मित्रों हम इसके बारे में कुछ खास पहलुओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था और उनके द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य को पूरे संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। मित्रों आपको प्रस्तावना जो शब्द है इससे संबंधित मैं कुछ और शब्द बताता हूँ। इसे इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, इसको उद्देशिका कहते हैं, हम सब प्रस्तावना कहते हैं और सही रूप से देखा जाए इसे आमुख भी कहते हैं। और सर्वप्रथम यह प्रस्तावना का जो संदर्भ है अमेरिका के द्वारा बनाया गया था और उसके ही दर्शन से हम सभी भारतीय जो संविधान सभा में संविधान को या संविधान के निर्माण में लगे हुए लोग थे, उन्होंने इसके दर्शन को समझा और इसे स्वीकार करके एक्सेप्ट करके अपने में ही अपने संविधान में इसे इंक्लूड किया, लेकिन अपने तौर तरीके अपने तर्कों पर अपनी शर्तों पर बनाकर। तो ऐसा कहा जाए कि सबसे पहले प्रस्तावना का संदर्भ अमेरिका में आया था, उसके बाद भारत ने उसको अपने तरीके से अडॉप्ट कर लिया और उसे प्रस्तावित कर संविधान सभा में अंगीकार किया। तो मित्रों इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना तो लगभग सभी लोग जानते हैं। इसके बाद हम सभी लोग अन्य बात करेंगे इसके संदर्भ में। मित्रों विद्यार्थी के तौर पर कुछ चीज़ों को बहुत अधिक जानना ज़रूरी है जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। और मित्रों साथ ही साथ एक चीज़ और भी जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे विद्यार्थियों के लिए कि इसमें सबसे पहले न्याय आता है, फिर स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुता। तो चलते चलते मैं आपको बताऊं कि न्याय के बारे में कौन सी चीज़ें हैं। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, कभी कभी परीक्षा में कुछ और भी चीज़ों को दे के पूछ लिया जाता है। उसके आगे विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, इन 5 चीज़ों की स्वतंत्रता है।
समता में प्रतिष्ठा और अवसर की समता है और अंत में बंधुता है। तो मित्रों, विद्यार्थियों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो अन्य लोग हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, जो दैनिक जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें एग्ज़ाम से कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं है रखना है, या जो एग्ज़ाम को पास आउट कर चुके हैं, अपने रूटीन में हैं, तो उनके लिए यह जानना ज़रूरी है कि ये सारे न्याय और जिस समता की बात की जा रही है, जिस बंधुता की बात की जा रही है, जिस न्याय की बात की जा रही है, यह बेहद इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह प्रस्तावना किसी भी प्रकार से न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और इसकी जो इसका स्वरूप है, जो विधिक स्वरूप है, यह लागू नहीं किया जा सकता है और इसकी लौकिक सार्वभौमिकता है। हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसकी सार्वभौमिकता के बारे में। यह पारलौकिक नहीं, लौकिक चीज़ों पर बनाई गई है। और यह है क्या, इसके संदर्भ में यह जानते हैं कि यह हमारी जो संविधान है हमारी, उसमें किस दर्शन को, किस लिए इसे बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, बस वही उद्देश्य क्या है। हम अपने संविधान के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किसके लिए प्राप्त करना चाहते हैं, इसका उल्लेख हमारी उद्देशिका में पहले ही वर्णित कर दिया गया है। जिसे पढ़ते समय, जैसे हम किसी भी ग्रंथ को जब पढ़ते हैं, किसी भी, जैसे छोटा सा अगर हनुमान चालीसा भी पढ़ने जाते हैं, तो हम एक दर्शन लेते हैं, जैसे श्री गुरु चरण। तो अब आप इसी तरीके से समझ जाइए कि यह एक आपके संविधान पढ़ने से पहले, संविधान को समझने से पहले और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने से पहले प्रस्तावना को आत्मार्पित करने की ज़रूरत है। इसीलिए इसमें 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है: अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो आप इतना तो समझ लिए होंगे और उम्मीद करते हैं कि इसका एक क्रम भी याद कर लीजिएगा। और क्रम विद्यार्थी जीवन के लिए बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट है। वह क्रम इस तरीके से है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और इसमें 3 शब्द: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें जोड़ा गया था। इसके पहले समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नाम के शब्द संविधान के उद्देशिका में उल्लेखित नहीं थे। तो इसके आगे मित्रों, न तो विधायिका के लिए यह उद्देशिका कोई शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर यह प्रतिबंध लगाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रस्तावना जो है अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए कोई भी विधायिका बाध्य नहीं है। वह मात्र देखा जाए तो केवल दर्शन है इसके लिए। और इसके साथ साथ देखा जाए तो यह 4 घटकों पर मुख्य रूप से प्रकाश डालती है। पहली चीज़ कि संविधान के जो अधिकार का स्रोत है वह क्या है। जो प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसका सीधा सीधा संबंध है कि इसका स्रोत हम भारतीय हैं और भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। और दूसरा, भारत के राज्य की प्रकृति क्या है। जैसे भारतीय जो लोग हैं उनके जो राज्य हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह हमारी प्रकृति है। इसको समझाने की बात है। तीसरा, संविधान का उद्देश्य। मुख्य रूप से देखिए, संविधान के उद्देश्य मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ग्रंथ है कि क्या है, कोई भी संस्थान है, उसके सामने जब जाते होंगे तो उसका क्या दर्शन रहा है, वह ज़रूर उसमें कहीं न कहीं अंकित होता है। तो वही सीधा-सीधा समझ जाइए आप कि संविधान की उद्देशिका है। तो संविधान के उद्देश्य क्या है, इसकी क्या उद्देश्य है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये इसके उद्देश्य हैं, इसे प्राप्त करना है। और अंगीकार करने की तिथि, जो तिथि है वह भी इसमें उल्लेखित है, 26 नवंबर 1949। मित्रों, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भले ही कोई विधिक प्रभाव न रखती हो, किंतु संविधान के अन्य भागों की जब व्याख्या करनी होती है तो इसमें प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। और कोई नहीं लेता है तो उसे किसी भी प्रकार से मजबूर भी नहीं किया जा सकता है फिलहाल। लेकिन एक सभ्य नागरिक और यह जानते हुए कि हम संविधान का पालन करते हैं, जो भी व्यक्ति राष्ट्र में, भारत में रहते हुए संविधान का पालन करता है, वह अवश्य ही उद्देशिका में वर्णित जो दर्शन है उसका पालन कर रहा होता है। आप समझ जाइए, चाहे वह न्याय के लिए कर रहा हो, चाहे वह समता के लिए हो, चाहे वह स्वतंत्रता के लिए हो या किसी बंधुता की भावना के लिए है। ओके, अब आगे मित्रों चलते चलते मैं सभी विद्यार्थियों और श्रोतागण को यह बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि बेरुबारीवाद, इस ये 1960 का है, 1960 का है, जिसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। लेकिन बाद में
गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस आया, जिसमें संविधान की मूल आत्मा कहा गया उद्देशिका को। उसके बाद बहुत फेमस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला आया उभर कर 1973 में, यह बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्रम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1960 बेरूबारी और गोकलनाथ का, फिर केशवानंद भारती का। इसका क्रम हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ, बेरूबारी जो वाद है वो 1960 का है, गोकलनाथ बनाम जो पंजाब राज्य है वो 1967 का है, और 1973 का केशवानंद बनाम केरल राज्य का है, और एक और है LIC का, LIC ऑफ इंडिया केस है 1995 का, 1995 में। तो केशवानंद भारती जी का जब केस आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था, और उसके साथ ही साथ आर्टिकल 368 मतलब 368 अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधनीय भी माना था। और याद रखिएगा कि 1973 में इसमें संशोधनीय माना गया संविधान माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और 1976 मतलब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मैंने बताया कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द जोड़े गए। इसके बाद चलते चलते मित्रों, मैं कुछ संविधान से संबंधित जो संविधान सभा थी उससे संबंधित कुछ व्यक्तियों के अपने शब्द जो उद्देशिका के प्रति थे उन्हें मैं बताए चलता हूँ। जैसे कि BR अम्बेडकर साहब, उन्होंने कहा कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, उन्होंने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। उसके साथ ही KM मुंशी जी ने इन्होंने कहा, उद्देशिका हमारी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। हमेशा याद रखिएगा, ये प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं और आम श्रोतागण को भी ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही में सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि मैंने आपको प्रिय मित्रों मैंने बताया कि संविधान की जो प्रस्तावना है आमुख है, उद्देशिका है, प्रियम्बल है, यह पूरे संविधान की आत्मा ही है, यह पूरा दर्शन है जिसके तहत हम संविधान में क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, और क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए हमें एक विद्यार्थी, एक आम जनता को जो राष्ट्र का अपने नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, भारत के प्रति किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, इन सब का दर्शन हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है। तो मित्रों, फिर आपसे मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और साथ ही अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ऑडियो पॉडकास्ट में। बाय बाय, जय हिंद।